हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th की आपकी जो बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में सांख्यिकी जिसको कहते हैं उसका चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर का नेम आपके सामने यहाँ मेंशन है, अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। तो बच्चों बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बेसिक सा चैप्टर है, इसको हम आज करेंगे और आप चैप्टर को समझते जाइए और इसके अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले आपको क्या बताना चाहिए कि अर्थशास्त्र क्या है, मतलब किसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, वो क्या है, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, जिसका संबंध है सीमित साधनों का बंटवारा इस तरह से करना जिससे कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि, उत्पादक अपने लाभ और समाज अपना कल्याण जो है उसको अधिकतम कर सके। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स के नेचर की स्टडी करता है ताकि उनकी मैक्सिमम नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल हो पाएँ। मीन्स एज अ कंज्यूमर, एज अ प्रोड्यूसर और एज एन इकोनॉमी जो है वेलफेयर भी इंक्रीज़ हो पाए। तो ये इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। आगे देखिए, इकोनॉमिक्स में दो तरह की जो एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, हम अध्ययन करते हैं आर्थिक क्रियाओं का, अनार्थिक क्रियाओं का। ऑल्दो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसका जो बेसिक रिलेशन है, मीन्स जैसे अभी आजकल का टाइम अगर हम देखते हैं तो जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीन्स कोई भी चीज़ हमें लेनी है, अगर हमारे पास पैसे हैं, रुपए हैं, तो हम उसको खरीद सकते हैं। तो मीन्स आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं इनका संबंध धन अर्जित करने से होता है। मीन्स ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको हम धन अर्जित करने के लिए करते हैं, जैसे मजदूरी करना। एक टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो क्या है, उसको अपनी सर्विस के बदले पेमेंट मिल रहा है, तो हम इसको बोलेंगे आर्थिक क्रिया, मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, अनार्थिक क्रियाएं होती हैं, उनका संबंध धन अर्जित करने से नहीं होता है। जैसे कोई शिक्षक है, टीचर है, वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसके बदले में वो कोई पेमेंट नहीं ले रहा है, तो वो क्या बन जाएगी, वो अनार्थिक क्रिया बन जाएगी। इसको हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये दो तरह की एक्टिविटीज़ हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आगे देखिए, जो आर्थिक क्रियाएं हैं हम उनको डिटेल में करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है, इन्हीं जो एक्टिविटीज़ के आसपास जो है इस कंसेप्ट जो है वो चलते हैं, पॉलिसी सारी इन्हीं एक्टिविटीज़ के आसपास चलती हैं। तो आर्थिक क्रियाएं, इनमें क्या शामिल होता है, पहला तो है उत्पादन मीन्स प्रोडक्शन, फिर है उपभोग, निवेश मीन्स इन्वेस्टमेंट, विनिमय मीन्स एक्सचेंज, वितरण मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी इनकी डेफिनेशन हम 1 बाय 1 करेंगे। तो उपभोग क्या होता है, मीन्स कंजम्पशन बोलते हैं इसको। तो कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके अंतर्गत जो कंज्यूमर है वो अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए गुड्स और सर्विसेज का उपयोग करता है। तो कंजम्पशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसा प्रोसेस जो कि कंज्यूमर अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को प्रयोग में लाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्पादन के बारे में। तो उत्पादन क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कच्चे माल को निर्मित माल में बदल दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। जैसे कि मान लीजिए कॉटन है, कॉटन को थ्रेड में बदला, फिर उसको क्लॉथ में बदला, तो वो क्या हो गया, हमने क्या किया, क्लॉथ का प्रोडक्शन किया। तो मीन्स प्रोडक्शन करने का मतलब ये नहीं नई नई चीज़ें बनाना, उसका मतलब सिर्फ ये है कि जो रॉ मटेरियल है उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है उत्पादक। जो उत्पादक है वो, उत्पादक का मतलब ऐसा व्यक्ति, कोई संस्था भी हो सकती है, जो आय अर्जित करने के उद्देश्य से उत्पादन के सभी साधनों को इकट्ठा करके उत्पादन करता है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या रहता है, लाभ कमाना रहता है। तो उत्पादक क्या करेगा, जैसे डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, लैंड होता है, लेबर होता है, ठीक है, कैपिटल है, और उत्पादक खुद प्रोड्यूसर या एंटरप्रेन्योर जिसको बोलते हैं, तो क्या करेगा, सभी साधनों को इकट्ठा करेगा और कच्चे माल को निर्मित माल में बदलेगा, और ये सब एक्टिविटीज़ करने के बदले वो लाभ कमाना चाहेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, नेक्स्ट है बचत। अब बचत क्या होती है, बचत मतलब इसको हम बोलते हैं सेविंग। तो सेविंग को हम अगर एस से प्रेजेंट करें तो सेविंग क्या होगी, आय का वह भाग, आय मतलब इनकम, इकोनॉमिक्स में हम वाई टर्म यूज़ करते हैं इनकम के लिए, वह भाग जिसका उपभोग नहीं किया जाता। उपभोग मतलब कंजम्पशन,
तो S इक्वल्स वाई माइनस सी। तो आय का वह हिस्सा जिसको उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता उसको हम बचत कहते हैं। नेक्स्ट देखिए निवेश। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। तो निवेश मीन्स इन्वेस्टमेंट क्या है? ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा व्यय जिसे भविष्य में उत्पादन और सेवाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं निवेश। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। तो वितरण मतलब क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें उत्पादन के साधनों, जैसे अभी हमने बात की थी ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी जो खुद होता है उसको बोलते हैं, के बीच आय का सही प्रकार से वितरण किया जाता है। तो जहाँ हम ये वितरण के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। और वितरण करने का मतलब यही है, हर एक जो हमने यूज़ किया है फैक्टर प्रोडक्शन, उसको उसके काम के बदले में आय प्रदान की जाए। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सचेंज की। एक्सचेंज मतलब ऐसी आर्थिक क्रिया जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी तथा बिक्री की जाती है। जैसे मैंने अभी बात की थी कि अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? मनी है। मनी के बदले में हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं, तो यही एक्सचेंज है, कुछ लेने के बदले कुछ देना। मुद्रा के रूप में हमने पेमेंट कर दी और हमें कोई वस्तु या सेवा जो है वो मिल गई, तो ये क्या है? एक्सचेंज। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्थिक समस्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है उसको बोलते हैं ऐसी समस्या जो ड्यू टू चॉइस अराइज होती है। जैसे हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो कैसी होती हैं? असीमित। हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं, लेकिन इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो साधन हैं वो कैसे हैं? सीमित। और ये जो साधन सीमित हैं इनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। तो इन तीनों कारणों से जो समस्या पैदा होती है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम या आर्थिक समस्या। मीन्स पहला असीमित आवश्यकताएं, दूसरा सीमित साधन, तीसरा साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। तो इन तीनों की वजह से जो समस्या पैदा होती है उसको हम कहते हैं आर्थिक समस्या। अब हम बात कर लेते हैं सांख्यिकी के बारे में। मीन्स स्टैटिस्टिक्स क्या है? तो स्टैटिस्टिक्स मतलब जिसका रिलेशन किससे है? आंकड़ों से है। सांख्यिकी जिसका संबंध संख्या, आंकड़ों से है। तो सांख्यिकी में केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। और सांख्यिकी के जो जन्मदाता हैं वो हैं गुटफ्रेड एकेनवॉल, और जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं। इनको स्टैटिस्टिशियन, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन या हिस्ट्री से रिलेटेड भी इनका नाम उससे भी जोड़ा जाता है। तो सांख्यिकी के इनको जन्मदाता कहा जाता है। अब सांख्यिकी जो है वो दो तरह से परिभाषित की जाती है। पहली तो बहुवचन के रूप में और दूसरी है एक वचन के रूप में। इसको हम डिटेल में करते हैं। देखिए, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का मतलब क्या है? संख्या में व्यक्त की गई सूचना, एक चीज़ तो ये, दूसरी कि तथ्यों का समूह होती है सांख्यिकी। तो दो बातें आपने याद रखनी है कि जो सूचना संख्या के रूप में है और जो तथ्यों का समूह है। मतलब कहने का क्या है कि एक अकेली संख्या आंकड़ा नहीं कहलाती है। जैसे यदि हम किसी क्लास में बच्चे के पॉकेट मनी के बारे में बात कर रहे हैं तो उससे एक बच्चे की पॉकेट मनी सांख्यिकी नहीं है, चाहे वो रुपीज़ में है, आंकड़ों के रूप में है। लेकिन जब तक हम उसको कंपेयर नहीं कर पाते और हमारे पास सूचना नहीं है, हम कंपेयर नहीं कर पाते, तब तक उसको सांख्यिकी नहीं कहेंगे। तो सांख्यिकी की बहुवचन के रूप में क्या विशेषता है? पहली, तथ्यों के समूह। मीन्स एक अकेली संख्या जो है सांख्यिकी नहीं कहलाती है, क्योंकि उससे हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट है कि संख्याओं के रूप में व्यक्त, ताकि तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके, क्योंकि कंपैरिजन होगा तभी जो है क्लैरिटी आएगी। तो इसलिए कह रहे हैं संख्यात्मक रूप में, संख्या के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। जैसे कि अमीर, गरीब या छोटा बड़ा, ये क्या है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं। इनको हम सांख्यिकी में स्टडी नहीं करते हैं। नेक्स्ट है सूचनाएं एक कारण से प्रभावित न होकर कई कारणों से प्रभावित होती हैं। जैसे कि मान लीजिए गोल्ड प्राइस है, अगर गोल्ड की प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं तो उन प्राइसेस के बढ़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे मांग का बढ़ जाना, पूर्ति का कम हो जाना, शेयर मार्केट के प्राइसेस का भी इस पर इफेक्ट पड़ता है, टैक्स रेट का भी असर पड़ेगा। तो ये सूचनाएं कई कारणों से प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है एक दूसरे से संबंधित संख्यात्मक रूप में व्यक्त, न कि गुणात्मक रूप में व्यक्त। जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनकी स्टडी जो है स्टैटिस्टिक्स में नहीं की जाती। नेक्स्ट है पूर्व निश्चित उद्देश्य। मीन्स वही आंकड़े जो किसी एक उद्देश्य के लिए इकट्ठे किए गए हैं, पहले से निर्धारित उद्देश्य के लिए इकट्ठे किए गए हैं,
उन्हें ही सांख्यिकी कहा जाएगा। जो रैंडमली इकट्ठे किए गए हैं उनको सांख्यिकी नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है कि अकेली संख्यात्मक सूचना सांख्यिकी नहीं होती है। अगर हमारे पास सिंगल डाटा है, सिंगल डाटा ऑल्दो उसको डाटा हम कहेंगे नहीं, एक सिंपल सी सूचना है हमारे पास आंकड़ों के रूप में, तो वो सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। तो ये सब क्या है, ये सांख्यिकी की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हम एक वचन के रूप में सांख्यिकी। तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी का मतलब क्या है? एक वचन के रूप में सांख्यिकी का मतलब है कि उन विधियों से है यहाँ जो कि ये आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन से संबंधित होती हैं। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम आपको शो किया हुआ है। पहली अवस्था क्या है? फर्स्ट स्टेज है आंकड़ों का संकलन। सेकंड स्टेज है आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। थर्ड है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फिर एनालिसिस ऑफ डेटा और फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो मीन्स एक वचन के रूप में सांख्यिकी का मतलब डिफरेंट स्टेजेस से है, 1 to 5 स्टेजेस की हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सांख्यिकी जो है, स्टैटिस्टिक्स को हम साइंस और जो आर्ट दोनों कहते हैं। क्यों कहते हैं? पहले हम बात करते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान क्यों है। क्योंकि ये भी विज्ञान की तरह काम करती है। जैसे कि इसमें ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। इसकी जो विधियाँ और नियम हैं वो सार्वभौमिक हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे आगे, तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो सभी गुड्स पर अप्लाई होता है, जो भी नॉर्मल गुड्स होती हैं सब पर अप्लाई होता है। लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन को शो करता है, क्योंकि अगर कीमत बढ़ती है तो अन्य बातें समान रहने पर मांग कम हो जाती है। तो मीन्स इसके भी नियम क्या हैं? सार्वभौमिक हैं। और सांख्यिकी को विज्ञान हम क्यों कहते हैं? इसमें भी पूर्वानुमान लगाने की क्षमता है। जैसे मान लो किसी ने नई इंडस्ट्री लगानी है, तो वो क्या करेगा? पहले एक सर्वे करेगा, सर्वे के बेसिस पर रिजल्ट्स पर पहुंचेगा कि उसको प्रोडक्ट कैसा लॉन्च करना है, क्या क्या चीज़ें मतलब क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए। तो मीन्स पूर्वानुमान लगाने, प्री एस्टिमेशन में सांख्यिकी मदद करती है। इसमें गतिशीलता का गुण होता है। गतिशीलता का गुण होने का मतलब क्या है कि जो जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो चेंजेस सांख्यिकी में किए जा सकते हैं। तो इस वजह से हम कह रहे हैं सांख्यिकी में गतिशीलता का गुण है। और साथ ही कोज इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है, जैसा कि साइंस में होता है। तो इस वजह से इसको हम साइंस बोलते हैं। अब कला क्यों कहते हैं इसको, आर्ट क्यों कहते हैं? देखिए, कला का मतलब क्या होता है? जिसको हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, व्यवहारिक जीवन से जिसका संबंध हो। तो सांख्यिकी भी क्या है? वो भी उसका संबंध भी क्या है? कार्य करने की क्रिया को कला कहते हैं। तो सांख्यिकी में भी कला वाली सारी विशेषताएं हैं, क्योंकि ये कार्य करने की क्षमता सिखाती है, लक्ष्य की ओर पहुंचाती है, समस्याओं का समाधान मिलता है इससे, और कुशल निपुणता के साथ परिणाम भी प्राप्त होते हैं। तो इस वजह से इसको हम कह रहे हैं कला, आर्ट। नेक्स्ट है कि सांख्यिकी की कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस है? जो जो आपने फीचर्स किए थे, विशेषताएं की थी, उन्हीं को आपने क्रिटिसिज्म फॉर्म में या प्रेजेंट करना है। पहली तो क्या है? केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, मतलब जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको हम यहाँ इग्नोर कर रहे हैं, जबकि वो भी क्या है? इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन समूह है, तथ्यों का समूह ही सांख्यिकी है। एक सिंगल जो हमारे पास सूचना आ गई उसको हम सांख्यिकी नहीं कह रहे। तो ये सांख्यिकी की लिमिटेशन है, सीमा है। और इसका प्रयोग केवल निपुण लोगों के द्वारा ही किया जा सकता है, जो अच्छी तरह से आंकड़ों का अध्ययन कर सकते हैं। केवल वही इसका प्रयोग कर सकते हैं, आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं। और जो सांख्यिकी के द्वारा परिणाम निकलते हैं वो औसत तौर पर ही सही होते हैं। लेकिन सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसमें पहला तो क्या है कि आर्थिक समस्याओं की परिमाणात्मक अभिव्यक्ति। आर्थिक समस्याएं कैसी? जैसे कि बेरोजगारी की समस्या है, ठीक है, कीमतों का बढ़ना, गरीबी। अगर हमें आंकड़े नहीं मिलेंगे, उनका हम परिमाणात्मक अध्ययन नहीं कर पाएंगे, तो जो समस्या है उसकी क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। तो सांख्यिकी क्या करती है? आर्थिक समस्याओं की एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन प्रोवाइड करती है। अंतर क्षेत्रीय अंतर समय तुलना संभव है। आंकड़ों के आधार पर ही, जैसे हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, मीन्स पास्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, पास्ट ईयर का इन्फ्लेशन रेट क्या था, इस साल का इन्फ्लेशन रेट क्या है, तो आंकड़े होंगे तभी ये तुलनात्मक अध्ययन संभव हो पाएगा। इसी तरह जो स्टैटिस्टिक्स है वो कारण और परिणाम, इनमें संबंध स्थापित करता है। जैसे मैंने अभी बात की थी गोल्ड
वो आप एग्जांपल यहाँ दे सकते हो कि उसकी कीमतें बढ़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, आर्थिक मॉडल का निर्माण करना। आर्थिक मॉडल का मतलब क्या होता है, मीन्स इकोनॉमी कौन से मॉडल को फॉलो करती है। जैसे हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे बनी, पहले बहुत सारे अध्ययन किए गए होंगे, आंकड़े इकट्ठे किए गए होंगे, उसके आधार पर ये प्रूव किया गया होगा कि जो हमारे इंडिया है, इंडिया में मिक्स्ड मीन्स प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, दोनों का कंट्रीब्यूशन लिया जाना चाहिए, तभी ग्रोथ हो सकती है। तो ये आर्थिक मॉडल निर्माण करने में सांख्यिकी मदद करती है। और नीतियों का निर्माण करने में भी सांख्यिकी मदद करती है, मतलब आंकड़े नीतियों का, पॉलिसीज़ को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जैसे पॉलिसीज़ का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप कह सकते हो बेरोज़गारी रिमूवल के लिए जो प्रोग्राम चलाए गए हैं, इसी तरह गरीबी दूर करने के लिए जो स्टेप्स उठाती है गवर्नमेंट, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब क्या है, ये सब आंकड़ों के आधार पर बनाई गई नीतियां हैं। और साथ ही आर्थिक संतुलन, आर्थिक संतुलन मीन्स इकोनॉमिक जो इक्विलिब्रियम है, स्टेट ऑफ रेस्ट की जो सिचुएशन है, वो भी सांख्यिकी की मदद से ही आ पाती है। और आर्थिक संतुलन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कंज्यूमर प्रोड्यूसर जो हैं, कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पा रहा है, प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट्स पा रहा है और समाज में कल्याण हो रहा है, तो इस तरह से आर्थिक संतुलन लाने में भी सांख्यिकी हेल्प करती है। तो ये है सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में महत्व।